प्रिय साथियों, एकेडमिक रिसर्च प्रोसेस के पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे एकेडमिक रिसर्च के बारे में बात की थी। हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखा था कि अकादमिक शोध की लंबी और गुत्थम गुत्था गतिविधियों को सरलता से समझने के लिए हम इसे 2 मेजर पार्ट में बांट देते हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं संस्थागत शोध पंजीयन प्रक्रिया, और दूसरी थी अकादमिक शोध प्रक्रिया। इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में मैंने इस फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप में से जिन्होंने इस वीडियो को नहीं सुना है वह अभिसिंचन चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं और साथ ही अपनी क्वेरी और विचार को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक रिसर्च प्रोसेस के बारे में। अकादमिक शोध प्रक्रिया औसत 3 से 5 साल तक चलने वाली एक लंबी, जटिल, चरणबद्ध श्रृंखला होती है, जिसे सरलता से समझने के लिए हम इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला स्टेज होता है सिनॉप्सिस बनाने का, हम इसे हिंदी में कहेंगे शोध प्रस्ताविका निर्माण चरण। दूसरा स्टेज होता है जब रिसर्च स्टडी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वह चरण स्टार्ट होता है, वह रिसर्च स्टार्ट होती है जिसे करने के लिए आप वास्तव में पीएचडी करने आए हैं। तीसरा चरण होता है डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग टेस्टिंग का, और लास्ट स्टेज होती है जब थीसिस लिखी जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर इन चारों स्टेजेस के नाम देख रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम समझते हैं कि पीएचडी कोर्स वर्क पास कर लेने के बाद अब जब आप फर्स्ट स्टेज पर आ गए हैं एकेडमिक रिसर्च की, तब आपको सबसे पहले बनाना होता है सिनॉप्सिस को। इस सिनॉप्सिस को बनाने में अब आपको अपने रिसर्च सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर भी यदि हो तो उनकी जरूरत पड़ती है। यह चरण भी जो है वह कई सारी गतिविधियों को लेकर साथ में चलता है और सीक्वेंस में भी चलता है और पैरेलल भी चलता है। इसे सरलता से समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, जो आपके सामने है स्क्रीन पर। आप इसे ध्यान से देखिए। आप वीडियो को पॉज करके इन चरणों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले रिसर्चर को साहित्य की समीक्षा करनी होती है। वास्तव में लिटरेचर रिव्यू का काम तो पीएचडी कोर्स वर्क करते समय ही शुरू हो जाता है। कोर्स वर्क में यह 2 क्रेडिट का काम होता है, जिसमें कई सारे लिटरेचर को रिव्यू करना होता है, उनका असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। कई सारे शोधार्थी इसको औपचारिकता समझ के कर लेते हैं, कुछ तो थोड़ा सा आलस में भी करते हैं, पर अब आप इसका महत्व यहाँ समझिए। जब कोर्स वर्क में आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, तब वास्तव में आप क्या कर रहे होते हैं? आप लगभग 6 महीने का समय लेकर 6 महीने के इस एक पर्याप्त समय में आप अपने शोध के विषय को डेवलप कर रहे होते हैं और उसे कैसे करेंगे इसकी भी पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। तो वास्तव में इन 6 महीनों में जो आपने कोर्स वर्क में बिताए हैं, आप जिस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं और उसकी पूरी शोध प्रविधि और शोध उद्देश्यों पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे काम करने के लिए और सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू की मदद लगती है। अकादमिक जगत में लिटरेचर के कई सारे प्रकार मान्य हैं। मैंने अकादमिक जगत में लिटरेचर और लिटरेचर रिव्यू के लिए भी लेक्चर तैयार किए हैं, जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं लिटरेचर के कई जो सारे प्रकार होते हैं उन्हें बस एक चार्ट के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। अगेन यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड सी द चार्ट। तो देखिए साहित्य का संसार कितना समृद्ध है। कई बार एक गलत धारणा शोधार्थी लेकर चलते हैं कि केवल किताबों और शोध पत्रों में ही साहित्य माना जाता है और वह बस किताब और शोध आलेख और शोध पत्रों में से ही अपने साहित्य का रिव्यू कर लेते हैं। ऐसे में वह कई सारी उन जानकारियों को भी मिस कर देते हैं जो दूसरे साहित्य जैसे संवैधानिक कार्यालयों से प्रकाशित रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट, समाचार पत्र, मैगजीन और यहाँ तक कि फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन और ग्रे साहित्य भी। ग्रे साहित्य क्या होता है? ऐसा साहित्य जो प्रकाशित है या प्रकाशित नहीं है, मगर विशेष बात यह है कि उनको ISBN नंबर और ISSN नंबर नहीं मिला है, उन्हें ग्रे साहित्य कहते हैं।
ISBN नंबर पुस्तकों को मिला जाता है। आप किसी भी पुस्तक को उठाकर देख सकते हैं, वहां पर पीछे ISBN कोड बार होता है और अंदर भी कवर पेज के अंदर आप खोलेंगे तो ISBN नंबर होता है। उसी तरीके से जो मैगजीन्स निकलती हैं और एकेडमिक जर्नल्स निकलते हैं, उनका ISSN नंबर होता है। तो किसी भी तरह का लेखन कार्य, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित हो, और ISSN नंबर नहीं हो, उसे ग्रे साहित्य कहते हैं। जिस तरह साहित्य के कई सारे प्रकार होते हैं, उसी तरह समीक्षा के भी कई प्रकार होते हैं। आप में से कितने शोधार्थियों ने कभी सोचा है कि जब वो किसी साहित्य को पढ़ रहे होते हैं अपनी स्टडी के दौरान, तो वह किस अप्रोच से पढ़ रहे होते हैं, उसमें से क्या ढूंढ रहे होते हैं, और जब उसकी समीक्षा लिख रहे हैं तो किस भाषा में, किस तरीके से लिख रहे होते हैं। आप में से शायद अधिकतर व्यक्तियों को मालूम भी नहीं होगा कि समीक्षा लिखने का भी अपना एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, उसका एक स्ट्रक्चर है। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, विभिन्न तरह के साहित्य की समीक्षा करते हुए हम अपने शोध विषय को विकसित करते हैं, और शोध अध्ययन के क्या उद्देश्य होंगे, किस दृष्टिकोण से उसमें अध्ययन किया जाएगा, इन सब के लिए हम रिव्यू वर्क से कुछ सहायता लेते हैं। मैंने यहाँ स्क्रीन पर समीक्षा के भी कई सारे प्रकार को एक चार्ट में बताया है। आप स्क्रीन को पॉज करके इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट को देखने के बाद सोचिए, सिनॉप्सिस बनाते समय इनमें से किस तरह की समीक्षा का उपयोग करना होता है। शोध अंतराल निर्माण समीक्षा, जिसके अंतर्गत हम जिस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं, उस विषय पर अभी तक क्या शोध अध्ययन किया जा चुका है, किस तरह के लेख लिखे जा चुके हैं, किस तरह की शोध परियोजनाओं के परिणाम आ चुके हैं, और किस तरह की पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, उनका अध्ययन करने के बाद हम कुछ गैप ढूंढते हैं, क्योंकि हम रिपीट काम नहीं करना चाहते कि जिस पर पहले से ही बहुत सारा काम हो चुका है हम फिर से उसी पर अपना रिसर्च काम कर लें। तो हम गैप ढूंढते हैं, तो इसे कहते हैं शोध अंतराल निर्माण समीक्षा। दूसरी होती है शोध प्रविधि निर्माण समीक्षा। हम जो रिसर्च वर्क करेंगे उसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, इसके लिए भी हम कई सारे जो शोध अध्ययन पहले हो चुके हैं उसमें उन्होंने किस तरह की शोध प्रविधि का उपयोग किया है, इसका विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा को लिखते हैं, जिससे हमें हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी को डेवलप करने के लिए गाइडलाइन मिलती है। और तीसरी तरह की समीक्षा जो सिनॉप्सिस बनाते समय की जाती है वो होती है स्टेट ऑफ द आर्ट समीक्षा। स्टेट ऑफ द आर्ट समीक्षा का अर्थ होता है कि वर्तमान में इस विषय पर, इस मेथोडोलॉजी पर अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नया प्रकाशन हो रहा है, क्या नई बात कही और प्रस्तुत की जा रही है, इसका रिव्यू करना। तो सिनॉप्सिस बनाते समय प्राथमिक चरणों में इन 3 तरह की समीक्षाओं का उपयोग किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक चरणों में, जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं, शोधार्थी ने शोध के विषय को डिसाइड कर लिया है, और इसको डिसाइड करते समय भी वह समानांतर रूप से 3 और बातों पर ध्यान देता है। वह बात होती है कि उसका शोध का जो विषय है उसमें यूनिवर्स क्या है। यहाँ यूनिवर्स से मतलब ब्रह्मांड मत समझ लीजिएगा। यहाँ यूनिवर्स से अर्थ है कि आपका शोध विषय का जो अध्ययन क्षेत्र है वह क्या है। उदाहरण के लिए, मैं वर्किंग वुमन पर रिसर्च करना चाहती हूँ, और मैंने रिव्यू करते हुए यह देखा कि पुलिस विभाग में वर्किंग वुमन पर काफी काम हो चुका है, शिक्षा विभाग में हो चुका है, पंचायत विभाग में हो चुका है, मीडिया और पत्रकारिता में हो चुका है, पर मेरा ध्यान गया कि स्वास्थ्य विभाग में वर्किंग वुमेन पर काम तुलनात्मक रूप से कम है। तो जब स्वास्थ्य विभाग का मैं चयन करती हूँ तो यह मेरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स को डिसाइड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या क्या है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारी हमारी जनसंख्या है, मगर समस्त कर्मचारियों पर तो हमें अध्ययन करना नहीं है, हमें अध्ययन करना है वर्किंग वुमेन पर। तो इसी जनसंख्या में से हमारी शोध इकाई बनती है वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाएं। शोधार्थी ने शोध विषय का चयन कर लिया, शोध समग्र का चयन कर लिया, जनसंख्या समझ में आ गई है और शोध इकाई भी समझ में आ गई है। अब उसके बाद हम शोध समस्या का निर्माण करते हैं। शोध समस्या से क्या अर्थ होता है?
शोध समस्या से अर्थ होता है कि आपकी जो ये रिसर्च वर्क है, उस रिसर्च वर्क में आप किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, किस पर्टिकुलर फील्ड को, किस पर्टिकुलर स्टडी को एड्रेस करने वाले हैं। कई सारे विद्वान इसके लिए शोध समस्या शब्द का उपयोग करना उचित नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह तो बस शोध विषय होना चाहिए, और कुछ विद्वानों के अनुसार चूंकि हम किसी समस्या के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं, तो समस्या शब्द का उपयोग ठीक है। तो पारंपरिक किताबों में शोध समस्या शब्द का जो उपयोग किया जाता है वह अभी भी मान्य है। आगे बढ़ते हैं। शोध समस्या का निर्धारण कर लेने के बाद अब 3 मुख्य चरणों पर शोधार्थी समानांतर रूप से काम करता है। शोध अध्ययन के उद्देश्य लिखता है। जब तक आपके सामने उद्देश्य बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, आपके गोल क्लियर नहीं है, आप नहीं समझ सकते कि आपको वास्तव में रिसर्च में करना क्या है। तो जब शोध उद्देश्य लिखे जा रहे होते हैं, तो सामान्यतः इन्हें स्टेटमेंट फ्रेमिंग में लिखे जा रहे होते हैं। इन्हें एक्सक्लेमेटरी शब्द भाषा में नहीं लिखते, बल्कि एक सामान्य अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है। और यह जो उद्देश्य होते हैं, यह आपकी शोध की प्रकृति को भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। शोध उद्देश्य लिखना किसी भी शोध अध्ययन में या सिनॉप्सिस में आवश्यक होता है। उसके बाद आता है शोध प्रश्नों को लिखना या शोध प्राकल्पनाओं को लिखना। किसी शोध अध्ययन में या तो शोध प्रश्न होंगे या शोध प्राकल्पनाएं होंगी। बहुत कम ऐसे शोध अध्ययन होते हैं जिनमें रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस साथ में चलती हो। ऐसा तभी होता है जब शोध का आधा हिस्सा क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा होता है, यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस बना रहा होता है। क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन में हम किसी भी घटना, किसी समस्या या कोई भी अगर इवेंट हुआ है, कोई आपदा आई है, उसमें हम क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अध्ययन करते हैं। तब यह शोध प्रश्न होते हैं और इन्हें क्वेश्चन मार्क में ही लिखा जाता है। शोध प्राकल्पना एक पूर्व मान्यता, पूर्व कथन होता है जिसमें हम हमारी जो शोध अध्ययन की समस्या है, जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में हमें काफी कुछ जानकारी होती है और अब हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में यही कारण है जिसकी वजह से यह समस्या आती है। तो यहाँ पर हम शोध प्राकल्पना बनाते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो आगे बनेगा। तो अगर अब आप इस फ्लो चार्ट को देख रहे हैं जो सिनॉप्सिस बनाने के सभी चरणों को बता रहा है, तो यहाँ पर शोधार्थी ने शोध विषय का चयन कर लिया है, शोध समग्र का निर्धारण कर लिया है, जनसंख्या भी समझ में आ गई है, शोध इकाई समझ में आ गई है, शोध समस्या को हमने अच्छे से एड्रेस करना शुरू कर दिया है और हमने उद्देश्य भी लिख लिए हैं और यह निर्णय ले लिया है कि हमारे इस रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चंस आ रहे हैं या सिनॉप्सिस आ रही है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर उद्देश्य, शोध प्रश्न और प्राकल्पनाओं को लिखने के लिए भी साहित्य समीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी चरणों को पास कर लेने के बाद इनसे आगे बढ़ते हैं और शोधार्थी अब शोध शीर्षक का निर्माण करता है। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो लगभग हर शोधार्थी करता है कि वो अपने सिनॉप्सिस के प्राथमिक चरणों में ही रिसर्च टाइटल को बना लेता है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि किसी फिल्मकार ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने से पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और डायलॉग राइटर से बात करने और चर्चा करने से पहले ही अपने फिल्म का टाइटल बना लिया। देखिए, जब भी कोई फिल्म बनती है तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर मिलकर एक कथानक तैयार करते हैं कि ये हमारी स्टोरी लाइन है, ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं, हमारी फिल्म का जोनर यह है और ये कैरेक्टर हमारे जो बहुत अच्छे से हम प्रेजेंट करेंगे, और उसी के आधार पर वह अपनी फिल्म का टाइटल बनाता है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति रखनी चाहिए एक शोधार्थी को भी। जब वह ऊपर के समस्त चरणों पर काम कर ले, उसी के बाद उसे अपने रिसर्च के टाइटल को बनाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च टाइटल को बनाने का भी एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है जिसमें शोध के मूल विषय को लिखा जाता है, समग्र को लिखा जाता है या समग्र या जनसंख्या को लिखा जाता है या शोध इकाई को लिखा जाता है और शोध की मुख्य प्रकृति को लिखा जाता है। शोध शीर्षक को बना लेने के बाद अब एक महत्वपूर्ण चरण आता है, शोध प्रविधि का निर्धारण करना। इस चरण पर काम करते हुए भी शोधार्थी समानांतर रूप से 3 कार्यों को करता है। सबसे पहले तो वह यह निर्धारित करता है कि उसके शोध अध्ययन में
जानकारी, आंकड़े और तथ्यों को संकलित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? What will be the tool of data collection? यहाँ पर टूल का क्या मतलब है? मुख्य रूप से 4 टूल होते हैं। पहला होता है प्रश्नावली, क्वेश्चननेयर। दूसरा होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तीसरा होता है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। और चौथा होता है ऑब्जर्वेशन। कुछ विद्वान एक 5वां टूल भी मानते हैं जिसे कहते हैं सर्वेक्षण, सर्वे वर्क। और कुछ विद्वानों के अनुसार साक्षात्कार अनुसूची का ही एक रूप सर्वेक्षण होता है। हम अभी यह मान के चलते हैं कि यह लगभग 4 और 5 टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं। यहाँ पर शोधार्थी को बहुत अच्छे से सोच विचार के निर्धारित करना होता है कि जिस तरह की प्रकृति उसकी शोध इकाइयों की है। शोध इकाई यानी जैसे मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि वर्किंग वुमेन, अगर मैं उन पे काम करना चाहती हूँ तो वर्किंग वुमेन मेरी रिसर्च यूनिट है। तो यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पर विचार करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि वो रिसर्च यूनिट पर हम क्वेश्चननेयर के माध्यम से बात करेंगे या इंटरव्यू शेड्यूल या इंटरव्यू को लेंगे। फिर उसके बाद हम साथ में डिसाइड करते हैं कि अब हमारा निदर्शन क्या होगा। देखिए, अगर एक बहुत बड़ी संख्या में हमारी जनसंख्या है, हमारे समग्र में बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो हम हर रिसर्च यूनिट के पास तो नहीं पहुंच सकते। तो हम एक फिक्स संख्या को निर्धारित करते हैं जिन पर जाकर हम स्टडी करेंगे। एकेडमिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं निदर्शन, इंग्लिश में कहते हैं सैंपल। सैंपल का साइज क्या होगा, इसके फॉर्मूला भी है और फॉर्मूले का उपयोग कम किया जाता है और कुछ फैक्टर्स को ज्यादा देखा जाता है। इसका एक सरल सा उदाहरण देती हूँ कि वर्किंग वुमेन पर काम करना चाहती हूँ और मैंने देखा कि मेरे संभाग में जो स्वास्थ्य विभाग में वर्किंग वुमेन की संख्या है, उदाहरण के लिए 700 है। अब मैं 700 महिलाओं के पास तो नहीं जा सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसका 10% ले लेती हूँ और मैं लगभग 70 महिलाओं पर काम करती हूँ। तो ये मेरा सैंपल साइज हो गया। अब मैंने जनसंख्या में से रिसर्च यूनिट को चुना, रिसर्च यूनिट में से सैंपल की संख्या निर्धारित करी और अब एक दूसरा महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है कि 700 में से वो कौन सी 70 महिलाएं होंगी जिनसे मैं साक्षात्कार करूंगी या साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी इकट्ठी करूंगी। तो इसके लिए मैं रिसर्च सैंपल टेक्निक का चयन करती हूँ और बहुत सारी टेक्निक होती हैं। सिनॉप्सिस के इस चरण में इन 3 चरणों पर काम करते हुए शोधार्थी को आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है अपने रिसर्च सुपरवाइजर की, जो कि कई वर्षों का अनुभवी होता है और उसे मालूम होता है कि किस टूल और किस सैम्पलिंग मेथड और किस सैम्पलिंग टेक्निक के माध्यम से हमें रिसर्च यूनिट तक पहुंचना है। जब इन सब पे काम चल रहा होता है सिनॉप्सिस बनाने के अंतिम चरण में ही, तब जो मैंने कहा 3 गतिविधियां समानांतर चलती हैं, तो जो तीसरी गतिविधि होती है वह होती है कि आपके शोध की प्रकृति क्या है और उपागम क्या है। शोध की प्रकृति और उपागम को समझने के लिए इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिए। तो अब आपके सामने ये जो फ्लो चार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि एक सिनॉप्सिस बनाने के लिए इतनी सारी गतिविधियों को निष्पादित करते हुए एक शोधार्थी एक अच्छी सिनॉप्सिस बनाता है। एक अच्छी सिनॉप्सिस बनाना, दक्ष रूप से बनाना, परफेक्ट फॉर्म में बनाना, अपने गाइड की मदद और गाइडेंस के साथ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपकी सिनॉप्सिस जब आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्य कर दी जाती है तो उसमें आगे जाके कोई संशोधन करना लगभग असंभव होता है और आप जो सिनॉप्सिस बना लेते हैं उसी के आधार पर आपको अगले कुछ वर्ष काम करना होता है। तो बहुत ध्यान से इस पे काम करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।